प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक सक्रियता के बारे में अध्ययन करेंगे। 1980 के बाद से ही और विशेषतः 1993 से लेकर अद्यतन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता के आधार पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था में पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली है। अपनी इस भूमिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और इन न्यायालयों ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिए हैं और इस बात का प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून उससे ऊपर है तथा सरकारी एजेंसी को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तो 1996 में प्रधानमंत्री को निर्देश दिया था कि वे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए प्रयत्न करें। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई न्यायिक सक्रियता की इस स्थिति की कुछ पक्षों द्वारा आलोचना भी की गई, लेकिन इस प्रसंग में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे और इसी कारण न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता की स्थिति अपनानी पड़ी। इस प्रसंग में एक विशेष बात यह है कि न्यायिक सक्रियता ने सामान्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखने में योगदान किया है। न्यायिक सक्रियता की इस स्थिति और धारणा को संविधान की रचनात्मक व्याख्या करते हुए अपनाया गया है। इन सब के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या संविधान के संरक्षण की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन या संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। अब हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने वाली व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित उच्च न्यायालयों के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार। संविधान दो में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित हो सकता है। पहला, व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर, या दूसरा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है जबकि संसद की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस संबंध में भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के ज़्यादा निकट है। भारतीय संविधान के उपबंधों में कहीं भी विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह विधान संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा करना अनावश्यक समझा, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के अंग अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। संविधान ने शासन के प्रत्येक अंग के लिए कुछ सीमा निश्चित कर दी है और शासन के इन अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संविधान में बताई गई संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान के तत्संबंधी उपबंधों में परिवर्तन न कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय को स्वाभाविक रूप से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर M.G. गुप्ता के अनुसार विधानमंडल ने जिस कानून का निर्माण अपनी विधि निर्माण की शक्तियों का उल्लंघन करके किया है, उन्हें अवैध घोषित करने की न्यायालयों की शक्ति ऐसे किसी भी विधान में अंतर्निहित होती है जिसमें सीमित शक्तियों वाले शासन की व्यवस्था की गई हो। क्योंकि हमने एक संघीय शासन को अपनाया है और शासन के केंद्रीय तथा राज्यीय दोनों ही अंगों की संवैधानिक मर्यादाएं निश्चित कर दी गई हैं, अतः यह तय करना न्यायालयों का काम है कि किन्हीं संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। इस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायमूर्ति B.K. मुखर्जी के शब्दों में भारत में संविधान सर्वोच्च है।
और संसद और राज्यों के विधानमंडल को न केवल संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों द्वारा सीमांकित अपने अपने क्षेत्रों के अंदर रहकर काम करना होगा, अपितु संविधान के भाग 3 में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। विधायी सत्ता इसका उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तात्पर्य। कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देती है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। इस संबंध में अनुच्छेद 246 का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों के विभाजन का स्वरूप निश्चित किया गया है। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों के विभाजन का स्वरूप निश्चित किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन के 2 शक्तिशाली आधार हैं, संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार। अब हम भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति और उसकी सीमाएं देखते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वस्तुतः ऐसे कुछ कारण हैं जिन्होंने भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित कर दिया है। सर्वप्रथम, अमेरिकी संविधान अत्यंत संक्षिप्त और संविधान की इस संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इस बात के कारण अपेक्षाकृत सीमित है कि भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है। राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति को कम से कम करने के लिए समवर्ती सूची की भी व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र को प्राप्त है। इन विस्तृत उपबंधों के कारण मुकदमेबाजी और दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित कर दिया है। द्वितीय, अमेरिका का अधिकार पत्र निरपेक्ष शब्दावली में लिखा गया है, लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि निरपेक्ष नहीं हो सकते। अतः इन अधिकारों के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया है। अमेरिका में कार्यपालिका पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करता है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया है अथवा नहीं। इस प्रकार अमेरिकी संविधान के पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बहुत अधिक व्यापक कर दिया है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए भारत में प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ साथ उनकी सीमाएं संविधान में ही निश्चित कर दी गई हैं। इस कारण न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। उपयुक्त कारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में ही निहित है। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया गया, जबकि भारत में अमेरिकी संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच 2 बातों के आधार पर करता है। पहला, संघ या राज्य जिसके भी विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है, उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत था या नहीं। दूसरा, वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरी करता है या नहीं। इस प्रकार यदि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतः उनकी शक्तियों के अंतर्गत हो, तो भी यदि वह कानून की उचित प्रक्रिया के अर्थात प्राकृतिक न्याय के कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया की शब्दावली के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की शब्दावली को अपनाया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान के द्वारा दी गई शक्ति
कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह निश्चित करता है कि अमुक कानून संवैधानिक है या नहीं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को या उचित अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं किया जा सकता। यदि हमारे संघ या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जिसका निर्माण करने में वह सक्षम है, तो उसकी संवैधानिकता की चुनौती देना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना एक अतिरिक्त विधान निर्माता के रूप में नहीं की गई, अपितु एक ऐसे निकाय के रूप में की गई है जिसे अभिव्यक्त कानून को लागू करना है।